आप भी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के क्लासेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के सारे थ्योरीज को जानते हैं, और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंडर में हम इंडियन इकोनॉमी को पढ़ेंगे, क्या है कि इंडियन इकोनॉमी हमारे सब्जेक्ट में आता है। चलिए आज वाट के स्टाइल में हम पढ़ते हैं, साथ साथ में हम ऐसा नहीं है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो है टेक्स्ट मैटर को भी जानेंगे। तो पहला हम क्लास शुरू करते हैं। चलिए आज का जो पहला क्लास होगा वो हम 25 स्लाइड्स को लेंगे, 25 क्वेश्चंस को लेंगे, 25 क्वेश्चंस को अपने तरफ से डील करेंगे। एक चीज को जरूर याद रखेंगे, इंडियन इकोनॉमी जो क्वेश्चंस आते हैं वो ल्यूसेंट ऑलमोस्ट कवर नहीं करता है, क्योंकि ये सवाल जो होते हैं वो आज की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करके होता है। इस इंडियन इकोनॉमी में करीब करीब आपको 400 सवाल करने होंगे, जो 400 सवाल आज तक हिंदुस्तान में तरह तरह की जगह पे पूछे गए हैं। कुछ बैकडेटेड हो गए हैं तो भी मैं उसको रखता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता जरूर होता है। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। Which among the following policy of life insurance company is related to रेगुलर ओल्ड एज पेंशन? वृद्धावस्था में पेंशन के लिए आपका जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की कौन सी पॉलिसी है? देखिए इंडियन इकोनॉमी में है, ये आपको लूसेंट वगैरह में नहीं मिलता है, क्योंकि क्या है कि ये करंट एक्टिविटीज के अंदर में आ जाता है। तो चलिए हम जान लेते हैं जीवन अक्षय। जीवन अक्षय जो है वो जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग आपका जो है वो पेंशन से जुड़ा हुआ है, मतलब ओल्ड एज पेंशन से जुड़ा हुआ है। द डेसिमल सिस्टम ऑफ इंडियन करेंसी वॉज स्टार्टेड इन, मतलब कहने का मतलब है कब आना को छोड़ के डेसिमल सिस्टम में पैसे में 10 पैसा 20 पैसा शुरू हुआ। पहले के जमाने में क्या होता था, 1 आना 2 आना 3 आना 4 आना होता था। तो इसमें 2 डेट हैं, याद रखेंगे। 1957 में पहला जो है डेसिमल सिस्टम में शुरू हुआ, और पैसे जो बने 1 पैसे बने, 5 पैसे बने, 10 पैसे का कॉइन से लागू हुआ। और ये दोनों सिस्टम उस वक्त हमारे भारतवर्ष में 1957 से 1964 तक, याद रखेंगे 1957 से 1964 तक दोनों सिस्टम लागू था। आना भी था, डेसिमल सिस्टम भी था। 1964 के बाद आना सिस्टम को एकदम बंद कर दिया गया, फिर सारा देश जो है डेसिमल सिस्टम में अपना लिया। तो शुरुआत हुआ था 1957 में, 1964 तक दोनों सिस्टम रहा, और उसके बाद डेसिमल सिस्टम चालू हो गया, आना सिस्टम को बंद कर दिया। अंत्योदय प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद, एक चीज को आप जान लेंगे, अंत्योदय प्रोग्राम जो है इसका मतलब है अंत का उदय, मतलब गरीबी रेखा के नीचे जो सबसे गरीब स्तर के लोग हैं उनके उदय के लिए, उनकी भलाई के लिए ये केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था, है अभी भी, जो 2000 साल में चालू हुआ था 25 दिसंबर 2000 को। इसमें था कि 25 किलो जो अनाज है इस परिवारों को मिलेगा, जिसमें आपका चावल होगा 2 रुपए किलो, गेहूं होगा 3 रुपए किलो। ये तो एकदम बहुत ही कॉमन सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया? भारत के उन्नति के लिए जो कोई जरूरी शर्त नहीं है, वो क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ। तो कहने का मतलब है कि जी हाँ, जनसंख्या अगर वृद्धि होगा, खाने वाले ज्यादा होंगे, तो आपका डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता है। तो जनसंख्या की वृद्धि जो है वो भारत के जैसे राज्य के लिए कभी भी उन्नति का सहायक नहीं है, बल्कि उन्नति का बाधक है। द इंडियन इकोनॉमी कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड एज, तो क्या है इंडियन इकोनॉमी? क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थनीति है। मिश्रित अर्थनीति क्या है? जहां सरकार भी उद्योग करती है, प्राइवेट पार्टी भी उद्योग करती है, उसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब है कि आपका स्टील प्लांट सरकार का भी है, जैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट हो गया, बोकारो स्टील प्लांट हो गया, और प्राइवेट भी, रिलायंस के भी स्टील प्लांट हैं, टाटा के भी स्टील प्लांट हैं। तो दैट इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। द तारापुर कमिटी रिकमेंडेड दैट before capital account was made convertible, the rate of inflation should be brought down for 3 years to within. तो ये तारापुर कमेटी का जो रिपोर्ट था, ये आपके कांग्रेस के सरकार के वक्त में था। इन्होंने 3 शर्तों को रखा था। इन शर्तों के आधार पर उन्होंने बोला हुआ था कि जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि सरकार जितनी रुपया खर्च करती है उद्योग धंधा बनाने में,
एड्स वगैरह देने में, सहायता वगैरह देने में, और जितना उसका आय होता है उसके बीच में एक डिफरेंस रह जाता है, जिसको उसे दूसरे तरह से या तो बाजार से लोन लेके या पैसा छाप के उसको पूरा करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं एडम स्मिथ बजट या आपको फिस्कल डेफिसिट। तो इस फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए एक 3 स्तरीय रिकमेंडेशन दिया गया था तारापुर कमेटी के साथ में, जिसमें बोला हुआ था इंटरेस्ट रेट जो है रिजर्व बैंक को, एक कंडीशन का था, वो इंटरेस्ट रेट को रिजर्व बैंक को फिक्स नहीं करना चाहिए था। इसके उनके हिसाब से बैंक को जो है मार्केट को देखते हुए अपने अपने तरीके से उनको एक स्वाधीनता देना चाहिए कि वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स करें। एनीवे, तो ये है आपका तारापुर कमेटी का रिपोर्ट। व्हाट इज नेवर्ड प्राइमरी रोल? नेवर्ड का पहला फुल फॉर्म जान लें, ये है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो होता है, जैसे आरबीआई के अधीन में ग्रामीण स्तर पर कुटीर उद्योग कृषि के लिए ये सबसे एपेक्स बॉडी है, सबसे शीर्ष बॉडी है। ये ग्रामीण बैंकों को लोन देती है। ये ग्राम के अंदर में जो भी डेवलपमेंट वर्क होता है उसमें जितने भी पैसा जाते हैं ये नेबार्ड की तरफ से जाते हैं। तो इनमें मैं बोल सकता हूं टू प्रोवाइड टर्म्स लोन्स टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, मतलब राज्य स्तर के जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनको लोन देती है ये, कि वो पैसा आगे किसानों तक लोन के रूप में बढ़ाएं। दूसरा है टू असिस्ट द स्टेट गवर्नमेंट फॉर शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, सरकार की, राज्य सरकार की जो भी नीतियां केंद्र ये क्या कहते हैं इन खेतीहर मजदूर या खेतों के डेवलपमेंट के लिए होता है, उसमें वो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन वो देता है। तीसरा है टू एक्ट एज ए रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मतलब आप जितना लोन लेंगे खेती के लिए मैं उस पैसे को आपको फिर से दे दूंगा, तो इसका मतलब है रीफाइनेंस। ये तीनों एक्टिविटीज जो है नेबार्ड करता है। तो नेबार्ड जो है हमारे देश के लिए जो है मतलब गांव की जो भी उद्योग या कृषि है उसके लिए सर्वोपरि संस्था है। अंडर विच एक्ट और पॉलिसी वाज द BIFR एस्टेब्लिश्ड? पहले हम BIFR का हम फुल फॉर्म को जान लें। इसका है द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। देखिए, जो उद्योग सिक हो जाते हैं तो ये सिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन एक्ट बना हुआ था, मतलब जो उद्योग और ये जो आपका बना हुआ था वो बना हुआ था 1985 में। ये सीका के अंडर में आया हुआ था, दैट इज द स्पेशल प्रमोशन एक्ट जो है उसमें हुआ था। 1987 से इनका फंक्शन चालू हुआ था। तो हमने फिर से जान लिया क्या है कि BIFR जो है उसका फुल फॉर्म है द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ये 1985 में ये एक्ट के तहत बना था, जिसको स्पेशल प्रोविजनल एक्ट सीका बोलते हैं, और ये जो चालू हुआ था 1987 से, और इसका काम क्या था, सिक इंडस्ट्रीज को फिर से रिफाइनेंस करवाना। अब जरा इस सवाल को देखें, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ डिवेंचर ऑफ नोटिफाइड कंपनीज लाइक द ICICI, द IDBI etc. that will entitle a rebate in income tax up to 20% of the amount invested. देखिए, ये काफी कॉमन रूल है, काफी कॉमन रूल है, देखने में बहुत ज्यादा बड़ा लगता है। ये अंडर सेक्शन 88 के अंतर्गत में बोला गया है कि कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय है अगर वो पैसा डिवेंचर में लगाता है तो वो मैक्सिमम जो है 80,000 रुपए के ऊपर 20% अर्थात 16,000 रुपया वो टैक्स रिलीफ के रूप में वो क्लेम कर सकता है। लेकिन 16,000 मैक्सिमम है, मैंने कम से कम 80,000 का 20% 16,000 होता है, लेकिन अगर उसने 40,000 लगाया हुआ है तो उसको केवल 20% 8,000 ही रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर उसने 80,000 के जगह 2 लाख लगाया हुआ है तो इसका मतलब है उसे तब मैक्सिमम उसको 16,000 ही उसे रिबेट मिलेगा। ये किसके अंदर में है, सेक्शन 88 के तहत में। जरा इस सवाल को इससे पढ़ें, विच अथॉरिटी रिकमेंड्स द प्रिंसिपल गवर्निंग द ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए, ये जो पैसे की जो अर्निंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको पॉलिटी में तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, उसका कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितना ग्रांट में मिलेगा, कितना लोन में मिलेगा पैसा किसी स्टेट को, वो कौन ये करता है, फिनांस कमीशन।
तो हमने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा हुआ है कि आर्टिकल 280 के तहत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फिनांस कमीशन के गठन की बात की गई है, और यही फिनांस कमीशन है जो केंद्र और राज्य में केंद्र की जो आय होती है उसका बंटवारा कैसे होगा इस बात को वो तय करती है। इस सवाल को ध्यानपूर्वक देखें। आरबीआई डज नॉट ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। देखिए आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक बोला जाता है। लेकिन और आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है हमारे देश के अंदर में ही है, पाकिस्तान में तो है नहीं। तो लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को चूंकि स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वहां पे आरबीआई जो है वो एज ए स्टेट गवर्नमेंट के रूप में, स्टेट गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में फंक्शन नहीं करती है। इस बात को गौर कीजिए क्योंकि यूपीएससी भी लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी लेवल का भी क्वेश्चन है, और ये सवाल इतनी बार रिपीट हो चुका है, मैंने बड़ा अजीब लगा कि मेरे को बहुत कम लड़के इस बात को जानते हैं। तो आरबीआई जो एक्ट करती है, काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंकर के हिसाब से, वैसे वो काम कहां नहीं कर पाती है, किस राज्य में? जम्मू और कश्मीर में। एक सवाल है, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग बैंक वाज रिसेंटली कन्वर्टेड टू द यूनिवर्सल बैंक। देखिए हमारे यहां जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो तैयार हुआ था 1964 में, सरकार ने इसकी स्थापना की थी। उसमें था कि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए वो लोन देंगे, एक संस्था था। लेकिन जैसे आस्ते आस्ते आके 2000 तक में देखा गया कि ये संस्था सीख होने लगी है, बहुत सारे पैसे इसके बाजार में पड़े हुए हैं, और इस संस्था को चलाने के लिए फिर उन सरकार ने नियम बनाए 2003 में, और उसे एक एक्ट के तहत में इसे जो है यूनिवर्सल बैंक के रूप में चेंज कर दिया गया, मतलब एक रेगुलर बैंक के तहत में। तो जरूर याद रखेंगे कि आईडीबीआई, जिसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो केंद्र सरकार की संस्था थी, जिसे आपका 2003 में शायद 15 दिसंबर को इसे आपको यूनिवर्सल बैंक का दर्जा देते हुए रेगुलर बैंक में आपने कर दिया। जिसके लिए क्या है कि पहले वो क्या था, इंडस्ट्री बनाने वालों को लोन देती थी, या इंडस्ट्री बनाने के लिए लोन जो दूसरे बैंकों को देती थी, नेबार्ड की तरह, एपेक्स बॉडी की तरह, और फिर वो मतलब रीफाइनेंस भी करती थी। लेकिन अभी ये रेगुलर बैंक हो चुका है। रेगुलर बैंक का मतलब क्या, आप आईडीबीआई बैंक में पैसा जमा करते हैं, उसके एटीएम में पैसा निकालते हैं। सो ये यूनिवर्सल बैंक का जो दर्जा मिला हुआ था वो आईडीबीआई बैंक को मिला हुआ था। वो किस साल में? 2003 में। Which of the following PSU has been privatized? देखिए ये 2000 इसमें हुआ था, ये 2003 के करीब इसका भी काम मामला है। ये 2001 में हुआ था। 2001 में जो पहले जो ये क्या कहते हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट के वक्त की बात है, जब सिख गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइजेशन किया गया, उसमें एक था HZL, मतलब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को जो है, इसे जो है पहला जो है 1 अप्रैल 2002 से, 2001 में बना, हाँ 2002 से जो है इसे जो है प्राइवेटाइज किया गया। तो पहले के जो प्राइवेटाइज कंपनियों में एक है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो गवर्नमेंट का कॉर्पोरेट था। PSU का मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा निवेशित फंड से जो कंपनियां बनती है, तो उसको प्राइवेटाइजेशन में किया गया था, वो था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कब किया गया था? ये किया गया था आपको 2002 में 1 अप्रैल में, क्योंकि 31 मार्च के बाद नया फाइनेंशियल ईयर चालू होता है, तब से इसको किया गया था। Which among the following bank was converted to universal bank recently? देखिए पहले तो आईडीबीआई बैंक हुआ था यूनिवर्सल बैंक में, हमने बोला भी इसकी कैरेक्टर्स क्या था। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक जो है उसे आपको यूनिवर्सल बैंक का दर्जा मिला। Who has provided the saving bank facility to the largest number of accounts holder in India? देखिए सवाल को सुनते ही दिमाग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि पोस्ट बैंक मतलब पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस जो है वहां पे सबसे ज्यादा लोग सेविंग्स अकाउंट्स होल्डर है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस ही जो है वो गांव गांव में पेनिट्रेट किया हुआ है। तो आंसर है पोस्ट ऑफिस। द सिंबल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज, तो हमको जानते हैं कि टाइगर बिफोर ए पाम ट्री, एक तार के पेड़ के सामने एक बाघ, ये जो है आप देखिए क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिंबल है। एक महत्वपूर्ण सवाल को जान लें, फॉर होम वॉज द फर्स्ट डिपार्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस स्टार्टेड।
चौंकिएगा नहीं जो मैं साल को बोलूंगा। ये साल है कि जब ब्रिटिश इंडिया के टाइम में था, उस वक्त जो था, जो पहला जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ था वो 1 फरवरी 1884 को 1884 को चालू हुआ था। तो एम्प्लॉय ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए जो प्रोग्राम चालू हुआ था, दैट इज कॉल्ड पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, वो 1884 में चालू हुआ था। इसे याद रखेंगे और ये एक महत्वपूर्ण सवाल में से एक है। अब इस सवाल को देखें, ये रिपीट सवाल है, व्हाट इज द एनिमल ऑन द इंसिग्निया ऑफ द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो हम जानते क्या है, टाइगर है। टाइगर जो है ये आरबीआई के लोगों में इंसिग्निया है। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया इज, देखिए स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार का पूछा है। राज्य सरकार का जो मेन आमदनी आता है वो सेल टैक्स से आता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का कहां से आता है? सर्विस टैक्स से आता है, आप जान लीजिएगा। तो राज्य सरकार की जो मेन आमदनी है वो क्या है? सेल टैक्स है। टू अचीव हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल आउटपुट द इकोनॉमी हैज टू, तो ये एक सवाल है। देखिए इसका तो चर्चा तो हम क्या कहते हैं, जब हम थ्योरी पार्ट में करेंगे तो करेंगे। यहां खाली हम जान लेते हैं इंक्रीज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या है कि डेवलपमेंट जॉब में, कल कारखाने लगाने में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा, और रिड्यूस द कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो को कम करना होगा। ये कैपिटल आउटपुट रेशियो है, इसके बारे में जो है हम थ्योरी क्लास में पूरी तरह हम जानेंगे। द प्रोसीड्स ऑफ इनकम टैक्स गो टू, मतलब इनकम टैक्स कहां इस्तेमाल होता है? देखिए इनकम टैक्स का पैसा जो है वो शेयर होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। इनकम टैक्स का पैसा कंसोलिडेटेड फंड में आता है, जहां से आपका फिनांस कमीशन के हिसाब से स्टेट और सेंटर में बंटवारा होता है इनकम टैक्स का पैसा। इस सवाल को देखें, नेशनल इनकम रेफर्स टू, राष्ट्रीय आय से क्या समझा जाता है? तो देखिए इसका जवाब है मनी वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। तो मतलब है कि एक साल के अंदर में जो पूरे देश में कैपिटल गुड्स की पैदावार होती है। देखिए ये कैपिटल गुड्स के बारे में सारा कुछ जो है हम क्या कहते हैं थ्योरी क्लास में जानेंगे। तो हम इतना ही बोलेंगे अभी, द मनी वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर, एक साल के वक्त में। अब इसमें बहुत सारे बात हैं, डेप्रिसिएशन और बहुत सारे बात हैं जिसको अभी हम कुछ नहीं अंदर में लाते हैं। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट है, एक बेसिक कंसेप्ट है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का, राष्ट्रीय आय का मतलब होता है टोटल इनकम ऑफ द नेशन, पूरे देश का इसमें आता है इनकम। तो हम बोलेंगे मनी वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर टाइम। ए शेड्यूल बैंक इज वन विच इज इंक्लूडेड इन द, देखिए रिजर्व बैंक में जितने भी बैंक हैं उसके दो उन्होंने ग्रुप में बांटा हुआ है। जो कमर्शियल बैंक बोला जाता है वो दो ग्रुप में उन्होंने बांटा हुआ है, एक है शेड्यूल बैंक, दूसरा है अदर बैंक। शेड्यूल बैंक उस बैंक को बोलते हैं जो रिजर्व बैंक का जो लिस्ट नंबर 2 है, जिस लिस्ट नंबर 2 में जिन बैंकों का नाम दिया हुआ है, जो लिस्ट नंबर 2 के जो क्राइटेरिया हैं उसको मेंटेन करते हैं, उन्हें जो आपको शेड्यूल बैंक बोला जाता है। नहीं तो जो शेड्यूल 2 के क्राइटेरिया को नहीं मानते हैं, मैंने नहीं कंप्लाई कर पाते हैं, या जो शेड्यूल 2 में जिन बैंकों का नाम नहीं लिखा हुआ है वो अदर बैंक में आते हैं, अगर वो कमर्शियल बैंक हैं तो। What is the extent of change of literacy rate envisaged by the end of the 10th 5-year plan? देखिए पंचवार्षिक योजना के बारे में तो हमें थ्योरी क्लास में बहुत अच्छी तरह जानना है। इसके लिए यहां खाली इतना ही बोलूंगा, 10th 5 years प्लान जो 2002 से 2007 तक में था, उसमें एग्जिस्टिंग लिटरेरी रेट में 65 से 75% की ग्रोथ की बात की गई थी। यही वो फेज था जिसमें 8% जीडीपी ग्रोथ का टारगेट पहली बार लिया गया था। तो ये जो है इसके बारे में देखिए 5 years प्लान के बारे में अगर पूरा चर्चा नहीं करते हैं तो वो सही नहीं होता है। तो इसके लिए हमने इसे इसमें रखा हुआ है, क्या कहते हैं आपके थ्योरी क्लास में इसको रखा हुआ है। इस सवाल को देखें, Which of the following Mahatma Gandhi series of currency note issued by the RBI, Reserve Bank of India, has ecology depicted on it?
देखिए, हम जानते हैं कि 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट और 500 रुपए का नोट जो है, यहां तक 1000 रुपए का नोट भी अब तो चालू हो गया है, तो वो आरबीआई के तहत में होता था मतलब होता है। अब आरबीआई ने महात्मा गांधी सीरीज के नोट जो है 1996 में चालू किया। किस साल? 1996 में। उसमें क्या क्या था? सब में महात्मा गांधी का चित्र था। वो था 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का और 1000 रुपए का। जिसमें से 100 रुपए के नोट में उन्होंने पर्यावरण के सिग्निफिकेंस को दिखाने के लिए, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को दिखाने के लिए हिमालय का जो पिक्चर है तो उसे उन्होंने डाला हुआ था। तो 100 रुपए के नोट पे पर्यावरण को दिखाने के लिए एक तरफ आपका महात्मा गांधी का फोटो था, तो दूसरी तरफ है तो वो हिमालय पर्वत का है। आज आप एक नोट लेके देख लीजिएगा तो कंफर्म हो जाइएगा।